हमें विचारशील होना चाहिए, मनस्वी बनो। लास्ट टर्न पे तुमने जहां तक पढ़ा, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, स्काई वेव, स्पेस वेव। स्काई वेव में एक टेबल थी, वो डिस्कस नहीं की थी हमने, उसको बस एक बार रीड करके छोड़ सकते हो। डिफरेंट लेयर्स की डिटेल है, आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर जब स्काई वेव्स आ रही हैं तो अलग अलग लेयर्स की डिटेल उसमें है, उसको बस ऐसे ही पढ़ना है, जितना समझ में आए काफी है। उसमें एक डिटेल जो गलत दी हुई है उसको सही कर लो। चौथे कॉलम में सेकेंड रो में लिखा हुआ है हेल्प सरफेस वेव्स। वो लेयर जो 100 किलोमीटर ऊंचाई पर है वो सरफेस वेव की मदद किसी भी तरह से नहीं कर सकती, तो वो एक लाइन काटनी है, हेल्प सरफेस वेव। बाकी सब ठीक है। टेबल 15.3 पेज 520। जो लोग एनसीईआरटी में नहीं देख पा रहे हैं, अपनी पोजीशन इस तरह से एडजस्ट करेंगे वो एनसीईआरटी में देख पाए। उसके अलावा इस टेबल में जो डिटेल दी हुई है, अगर सेकंड कॉलम में लास्ट लाइन देखते हो, दिन के समय लेयर का जो फैलाव है वो है 250 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक, रात में दिया हुआ है 300 किलोमीटर पर। एक्चुअल में दिन में ये फैली हुई रहती है और रात में कंडेंस हो जाती है। यही कारण है कि रात में इफेक्टिवली जो रेडियो चैनल है, रेडियो स्टेशन है जो शॉर्ट वेव बैंड से आते हैं, विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस, वॉइस ऑफ अमेरिका, बीबीसी लंदन, रशियन चैनल, चाइनीज चैनल, वो सब क्लियर सुनाई देते हैं रात में, क्योंकि रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी बढ़ जाती है। आयन कंसंट्रेशन, आयन डेंसिटी बढ़ जाती है तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, इफेक्टिवली रिफ्लेक्ट करने लगता है। तो आगे की बात करते हैं। अभी तक जो तुमने सीखा उसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं। इस चैप्टर में सबसे पहले तुमने चैप्टर में तुम्ही से बात करने आया, तुम्हारी बात खत्म हो गई हो, तो सबसे पहले तुमने ये सीखा कि मेजर माइलस्टोन्स क्या रहे टेबल 15.1 में। उसके बाद आया एम। इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने का एम क्या है। इस चैप्टर को फिजिक्स में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी इंफॉर्मेशन जिसको मेजर किया जा सकता है वो एसोसिएटेड कम्युनिकेशन के साथ। फिर एम जो है, एम में 3 बातें लिखी हुई थी मेनली, कंसेप्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन करके। पहली बात लिखी हुई थी बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन, तो वो हमने सीख लिए। देयर आर 2 बेसिक मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, पॉइंट टू पॉइंट एंड ब्रॉडकास्ट। पॉइंट टू पॉइंट में सिंगल ट्रांसमीटर एंड सिंगल रिसीवर, जैसे कि टेलीफोन या इंटरकॉम। ब्रॉडकास्ट में सिंगल ट्रांसमीटर मल्टीपल रिसीवर, जैसे कि रेडियो ब्रॉडकास्ट एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। सेकंड पॉइंट उसमें लिखा हुआ था नीड फॉर मॉड्यूलेशन, वो भी आज पढ़ने वाले हैं। मॉड्यूलेशन एंड इट्स नेसेसिटी, उसमें आ जाएगा नीड फॉर मॉड्यूलेशन। तीसरा जो पॉइंट लिखा हुआ था वो था प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसका भी आज स्टार्टिंग उसकी कर देंगे। तो ये तुमने पढ़ा। उसके बाद टर्मिनोलॉजी सीखी। टर्मिनोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स जिनकी डेफिनेशन तुमसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, ट्रांसड्यूसर क्या होता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करता है ऐसा डिवाइस, और अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। तुमसे पूछा जा सकता है एटेन्यूएशन, तो लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल इज कॉल्ड एटेन्यूएशन। फिर तुमसे पूछा जा सकता है रिपीटर, तो रिपीटर स्टेशन एक्चुअली इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड एम्पलीफायर। ट्रांसमीटर भी इसके अंदर है, रिसीवर भी, एम्पलीफायर भी है। और देखा जाए तो सैटेलाइट जो लगा हुआ है स्पेस में वो एसेंशियली एक रिपीटर स्टेशन है, उसके अंदर भी जो ट्रांसपॉन्डर है उसमें यही तीनों डिवाइस होते हैं, रिसीवर, ट्रांसमीटर एंड एम्पलीफायर। तो इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। हमने बैंडविड्थ सीखा कि सिग्नल की बैंडविड्थ और चैनल की बैंडविड्थ हाउ दे आर रिलेटेड। कि सिग्नल की बैंडविड्थ की बात करें तो स्पीच सिग्नल 2800 हर्ट्ज, कैसे
300 हर्ट्ज से लेकर 3100 हर्ट्ज के बीच सारी बातचीत हो जाती है हमारी, तो उसका डिफरेंस निकालेंगे 3100 माइनस 300 2800 हर्ट्ज। फिर अगर म्यूजिक को ट्रांसमिट करना है तो 20 किलो हर्ट्ज, क्योंकि 20,000 में से 20 घटाएंगे भी सही तो 20,000 ही बचेगा ऐसा मानेंगे। वीडियो सिग्नल को भेजना है तो 4.2 मेगाहर्ट्ज, ऑडियो प्लस वीडियो यानी टीवी चैनल को भेजना है तो 6 मेगाहर्ट्ज। फिर हमने बात की ट्रांसमिशन मीडियम की बैंडविड्थ की, बीच में ग्राफ आया था वो तुम्हें समझाया कि हम जो है साइनोसॉइड्स को मिलाकर क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, स्क्वायर वेवफॉर्म। फिर ट्रांसमिशन मीडियम में फिर से 3 मीडियम आ गए, फ्री स्पेस बीच में था, सबसे पहले था वायर, बीच में फ्री स्पेस, फिर तीसरा था ऑप्टिकल फाइबर। तो वायर के बाद की हमने कोएक्सियल केबल को लेकर जिसमें तुम्हें 2 डेटा तैयार करने, पहला डेटा उसकी बैंडविड्थ 750 मेगाहर्ट्ज, दूसरा डेटा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जहां तक उसको यूज कर सकते हैं वो 18 गीगाहर्ट्ज। 18 गीगाहर्ट्ज से ऊपर उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि वो रेडिएट करना शुरू कर देती है सिग्नल। 750 मेगाहर्ट्ज के बेसिस पे तुमने कैलकुलेट करना सीखा कि अगर 6 मेगाहर्ट्ज रिक्वायरमेंट वाले टीवी चैनल इसमें से होकर भेजने हैं तो 750 मेगाहर्ट्ज डिवाइडेड बाय 6 मेगाहर्ट्ज 125 चैनल जा सकते हैं। इसको हमने कंपेयर किया ऑप्टिकल फाइबर के साथ। ऑप्टिकल फाइबर की बैंडविड्थ जब भी तुमसे पूछी जाएगी तुम हमेशा लिखोगे इन एक्सेस ऑफ 100 गीगाहर्ट्ज। हालांकि 1 टेराहर्ट्ज टू 1000 टेराहर्ट्ज से देखा जाए तो बैंडविड्थ निकल के आती है 999 टेराहर्ट्ज। फिर भी तुम्हें क्या लिखना है, इन एक्सेस ऑफ 100 गीगाहर्ट्ज ये लिखना है। तो वहां हमने देखा कि 10,000 से ज्यादा चैनल भेज सकते हैं। फिर फ्री स्पेस की बात आई जिसको गवर्न कर रहा है ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। फिर हमने बात की स्टैंडर्ड AM ब्रॉडकास्ट की। स्टैंडर्ड AM ब्रॉडकास्ट में 2 फ्रीक्वेंसी रेंज आ गई, MW बैंड आ गया और शॉर्टवेव बैंड आ गया। MW बैंड में 540 किलोहर्ट्ज से, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में जाके कि 540 के आगे किलो लगाना है मेगा लगाना है, याद रखो MW में किलो में चलेगा। तो 540 किलोहर्ट्ज से लेकर 1600 किलोहर्ट्ज अप टू फ्यू मेगाहर्ट्ज। अगली रेंज आती है शॉर्टवेव बैंड से। MW बैंड से हम ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन यूज कर रहे हैं, शॉर्टवेव बैंड से हम भेज रहे हैं 1600 किलोहर्ट्ज से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज 30 मेगाहर्ट्ज। और अगर हमें आयन डेंसिटी दे दी गई है, Nmax की वैल्यू पता है, तो बोलेंगे क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी Fc इक्वल टू 9 टाइम्स Nmax रेज़ टू पावर हाफ। यहां पर फिर जो काम स्काई वेव नहीं कर पाती वो काम कौन करेगा, स्पेस पे। तो उससे हायर फ्रीक्वेंसी पे चले जाओ, ग्रेटर देन क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी और 30 टू 40 मेगाहर्ट्ज, उससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी एंटीना टू एंटीना डायरेक्ट जाएगी थ्रू स्पेस पे। यहां तक तुमने सीखा, फॉर्मूला डिराइव करना सीखा, D इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2HR। तो अगर तुम्हें एंटीना की हाइट दी हुई है, तुमसे पूछ रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग रेंज निकालो, तो तुम फॉर्मूला लगाओगे D इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2HR। तुमको बोलते हैं उस एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी इतने पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर है, तो बताओ कितने लोग टीवी का सिग्नल रिसीव कर पाएंगे, कितने लोग टीवी देख के बर्बाद हो जाएंगे। तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो कैसे, पहले तुम किलोमीटर स्क्वायर में एरिया निकालो, πd स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में आएगा उसको किलोमीटर स्क्वायर में बदलो, फिर दोनों डेटा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक डेटा है किलोमीटर स्क्वायर, दूसरा है पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। 10,000 पर्सन पर किलो, पॉपुलेशन डेंसिटी 10,000 पर किलोमीटर स्क्वायर। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन हम इससे कर सकते हैं। तो इससे आगे की बात करते हैं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है हाथ ऊपर करके पूछ सकते हो। रेंज में ट्रांसमिटिंग एंटीना की हाइट एज वेल एज रिसीविंग एंटीना की हाइट दोनों मैटर करती है। मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, अगर तुम जियो का गुब्बारा पकड़ के ऊपर उड़ जाओ तो तुम दिल्ली मुंबई का FM पकड़ सकते हो, क्योंकि रिसीविंग एंटीना की हाइट भी ज्यादा हो जाएगी, तो उससे रेंज बढ़ जाएगी। डायरेक्ट विजिबल पाथ LOS हो पाएगा, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन हो पाएगा। यहां तक कंफर्टेबल हो? तो नेक्स्ट आर्टिकल इज 15.7 मॉड्यूलेशन एंड इट्स नेसेसिटी। इसको समझने के लिए पहले कुछ नई टर्म सीखो। जो मैं बोल रहा हूं लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है ये, जिसको मैं दूर तक भेजना चाहता हूं, इसको हम कहते हैं बेस बैंड सिग्नल, या फिर कहते हैं मॉड्यूलेटिंग वेव।
या तो बोलेंगे बेस बैंड सिग्नल या बोलेंगे मॉड्यूलेटिंग वेव। किससे दिखा देंगे इसको? नोट कुछ नहीं करना, बस सिर्फ समझना है। एमटी जहां पे लिखवाना होगा मैं बता दूंगा तुमको कि ये लिख लो। एमटी से उसको हम दिखाएंगे। इसको दूर तक भेजने के लिए हमें चाहिए हाई फ्रीक्वेंसी वेव, जिसको बोलेंगे कैरियर वेव। तो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव हम यूज करेंगे इसको दूर तक भेजने के लिए, सुपर इंपोजिशन कराएंगे। पर सवाल उठता है क्यों डायरेक्ट एमटी को ही क्यों नहीं भेज देते? सीटी की क्या रिक्वायरमेंट है? कैरियर वेव क्यों चाहिए? ऑटो की क्या जरूरत है? पैदल क्यों नहीं चले जाते स्टेशन? तो उसके कारण है कि पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, थक जाएंगे तो आगे की यात्रा तो और मुश्किल हो जाएगी। ये कारण वहां पर है। उसी तरह से यहां पर भी कारण है कि सीटी क्यों। 3 नंबर में भी सवाल बनता है नीड ऑफ मॉड्यूलेशन पर, एम में शामिल था, और 1 नंबर में भी बनता है। 1 नंबर में अगर सवाल बनता है तो 3 पॉइंट लिखने होते हैं जो है 15.7.1, 15.7.2, 15.7.3, इनके हेडिंग लिखने होते हैं खाली। और 3 नंबर में बनता है तो विद एक्सप्लेनेशन, इनको एक्सप्लेन करना होता है। मैं तीनों पॉइंट्स तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं, अच्छे से दिमाग में बिठा लो, एक बार में समझ में आ जाएगी। तो मॉड्यूलेशन की जरूरत इसलिए है, यानी कैरियर वेव मुझे इसलिए चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी वेव। पहला फैक्टर साइज ऑफ एंटेना। तुम्हें बिल्कुल भी इसको कंफ्यूज नहीं करना है हाइट ऑफ एंटेना से। हाइट ऑफ एंटेना डिफरेंट फैक्टर है एंड साइज ऑफ एंटेना इज डिफरेंट। साइज ऑफ एंटेना एटलीस्ट अगर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, रेडिएट कर रहे हैं सिग्नल को, तो λ/4 चाहिए, और रिसीव कर रहे हैं तो भी λ/4 चाहिए। जबकि हाइट ऑफ एंटेना पर डिपेंड करेगी ब्रॉडकास्टिंग रेंज कि सिग्नल कितनी दूर तक जाएगा। तो अभी हम दूर तक जाने की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को रेडिएट करने के लिए या पर्टिकुलर वेवलेंथ को रेडिएट करने के लिए जो एंटेना का साइज चाहिए उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें हमने एरियल भी नाम दिया। एंटेना को एरियल भी कहते हैं, ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए। एंटेना इज आल्सो नोन एज एरियल। तो अब अगर मुझे ऑडियो सिग्नल को ही भेजना है, उसको प्लान कर रहा हूं मैं, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी? 20 किलोहर्ट्ज। अगर मैं 20 किलोहर्ट्ज को भेजता हूं एंटेना लगाकर, तो जो वेवलेंथ है वो कितनी हो गई? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 20 किलो, मतलब 10⁻3। So how much we get? We get 15 किलोमीटर। So λ/4 एंटेना का साइज कितना चाहिए? Should be greater than 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर से ज्यादा निकल के आएगा, which is practically not possible। इतना बड़ा एंटेना बनाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं 20 किलोहर्ट्ज पर ट्रांसमिशन नहीं कर सकता। इसके कॉन्ट्रेरी, जैसा कि उस पहले पैराग्राफ में तुम्हें एक्सप्लेन किया गया है, अगर मैं एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव यूज कर लूं इसको दूर तक भेजने के लिए, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 1 मेगाहर्ट्ज, तो 1 मेगाहर्ट्ज अगर फ्रीक्वेंसी है तो जो लैम्डा मुझे चाहिए वो डिक्रीज होकर कितना रह गया? 300 मीटर। तो एंटेना का साइज 300/4 75 मीटर, एंड इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो ये फैक्ट साइज ऑफ एंटेना इंडिकेट कर रहा है, दर्शा रहा है, क्या चीज दर्शा रहा है? कि बिना हाई फ्रीक्वेंसी वेव के काम चलने वाला नहीं है। और अगर हाई फ्रीक्वेंसी वेव पे हम मेन सिग्नल, बेस बैंड सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग वेव को सुपर इंपोज करना चाहते हैं, तो वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। तो ये इंडिकेट कर रहा है व्हाई मॉड्यूलेशन इज नीडेड। तो पहला फैक्टर हो गया, अगर हम चाहते हैं एंटेना का साइज प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, अगर हम चाहते हैं जो एंटेना बना रहे हैं वो उसका साइज प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, देन वी हैव टू गो फॉर मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को नहीं भेज सकते। तुम बोल रहे हो हाँ तुम्हें क्लियर है, कैसे? तुम्हारी शक्ल तो मैंने देखी नहीं 2-3 दिन से, तो कोई जादू हो रहा है? तुम्हें कैसे समझ में आ रहा है? ओके,
ओके, अच्छी बात है। तो बैंक में पैसे जमा हो जाए तो कोई ज्यादातर लोग पूछते नहीं है कहां से आए, जमा हो रहे, निकलते हैं तब तो परेशानी होती है। अच्छी बात है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा जो फैक्टर है वो पावर रेडिएटेड बाय एंटेना। हम क्या चाहते हैं, एंटेना ज्यादा पावर रेडिएट करे या कम करे? अब देखो तो इसमें अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू ला रहे हो, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, तो रेडिएशन कम होने चाहिए। 2 दिन पहले खबर छपी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, पता लगाओ रेडिएशन लेवल कम होने के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि पक्षी लुप्त होते जा रहे हैं शहरों से, चिड़ियाएं खत्म होती जा रही। क्या क्या कहा तुमने? क्या हो जाएगा? गांव में चली जाएगी, लुप्त कैसे हो रहे हैं, मर रहे हैं, खत्म रेडिएशन से। तो वो एक खतरनाक बात है। तो उस हिसाब से देखा जाए तब तो कम पावर रेडिएट करना चाहिए एंटेना को। पर ट्रांसमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एंटेना जितनी ज्यादा पावर रेडिएट करेगा, सिग्नल उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, सिग्नल उतना ज्यादा दूर तक जाएगा। भैया अपनी अपनी समझ है। लोग जो है अपने पैरों पे कुल्हाड़ियां मार रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। कैसे काटते हैं? शहर में पेड़ कहां लगे होते हैं? ज्यादातर सड़क के किनारे। वृक्षारोपण का प्रोग्राम चलाते हैं, पेड़ लगा देते हैं। अब उसके बाद वो मान लो खाली प्लॉट था, उसने मकान बनाना शुरू किया, वहां सबसे पहले वो पेड़ को काट देगा, हालांकि वो उसकी जमीन पर नहीं है। पेड़ है नाली और सड़क के बीच में, जो उसकी टेरिटरी में नहीं आता। फलदार पेड़ तो भी काट देगा। मेरे घर के सामने एक 6 मंजिल हॉस्टल बन गया, तो 6 मंजिल हॉस्टल जब बना, वहां पेड़ लगा हुआ था जो उस हॉस्टल की टेरिटरी में नहीं था, शहतूत का पेड़। शहतूत के पेड़ पे तो वैसे ही सबसे ज्यादा चिड़ियाएं होती, इतनी चिड़ियाएं होती थी उस पे, भूरे रंग की गौरैया, और इतने मीठे शहतूत लगते थे, साल में 2 बार वो पूरा फल से लग जाता था, फलदार वृक्ष। तो तरीके से काटा उसको, पहले छटाई के नाम पे आधा कर दिया, आधा करने के बाद फिर धीरे धीरे उसका पूरा ऊपर का सिर उड़ा दिया, तना तना रह गया बस। फिर उसके बाद तीसरे स्टेप में तने को भी गायब कर दिया। तो वो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी चला रहा है। आप पेड़ जो है वो भी रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, हमें रेडिएशन से बचाते हैं। रोकने की कोशिश करते हैं। कैसे रोके बताओ? सब जगह इतना भ्रष्टाचार है। ये सारी बातें कहने सुनने के लिए हैं। मेरे हाथ में सिर्फ ये है कि मैं 2 पेड़ और लगा दूं अपने घर पे। तो हम ये चाहते हैं एंटेना ज्यादा से ज्यादा पावर रेडिएट करें, जिससे सिग्नल बहुत पावरफुल रहे। फॉर एग्जांपल आकाशवाणी केंद्र कोटा जो है 10 साल पहले उसमें जो पावर एम्पलीफायर लगा हुआ है, पावर रेडिएट करने के लिए हमें एडिशनल पावर एम्पलीफायर लगाना पड़ता है सर्किट में, जो पावर इंपार्ट करता है सिग्नल में। सिग्नल तो बन गया, अब सिग्नल को दूर तक भेजना तो उसमें पावर इंपार्ट करनी पड़ती है। जैसे तुम घर से निकल रहे हो, दूर देश जाना है तुमको, नहीं दूर गांव जाना है या दूर शहर जाना है, तो खाना पानी सब लेकर चलोगे, तो पावर एम्पलीफायर प्रॉपर पावर इंपार्ट करता है उसके अंदर। तो 1 किलोवाट क्षमता का पावर एम्पलीफायर आकाशवाणी केंद्र कोटा में लगा हुआ था। फिर क्या हुआ, उसके सिग्नल 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, तलवंडी चौराहे तक भी ठीक से नहीं आते थे। वहां पर भी जब गाना बजाते थे आकाशवाणी केंद्र कोटा, 10 साल पहले एफएम नहीं था यहाँ पे, तो क्या करना पड़ता था, उसमें खड़खड़ आती थी, ईयरफोन ही लगाते थे, रेडियो पे बजता, उसमें डिस्टरबेंस आता था। तो फिर 7 साल पहले उसकी पावर को बढ़ाकर 1 किलोवाट से 100 किलोवाट कर दिया गया। तो पावर एम्पलीफायर की पावर बढ़ा दी 100 किलोवाट। फ्रीक्वेंसी वही है, ट्रांसमिशन की फ्रीक्वेंसी। आज भी कोटा रेडियो स्टेशन उसी फ्रीक्वेंसी पे आएगा एमडब्ल्यू बैंड पर, जिस फ्रीक्वेंसी पर पहले आ रहा था। पर पावर बढ़ने से अब उसका सिग्नल टॉप तक जा रहा है, रेंज बढ़ गई उसकी। तो पावर हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा रेडिएट करे। तो तुम्हें एक फॉर्मूला याद करना है, अंडरलाइन कर सकते हो। पावर रेडिएटेड इज प्रोपोर्शनल टू L बाय लैम्डा का स्क्वायर। मिल गया? वो ध्यान से देखना, 1 नहीं है, ठीक है, L है।
L बाय लैम्डा का स्क्वायर। तो L है वहां पर एंटेना का साइज और लैम्डा है वेवलेंथ। तो मेरे पास दो ऑप्शन है पावर बढ़ाने के, या तो मैं क्या करूं, जो एंटेना का साइज है वो बढ़ा दूं, उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं। इस पे मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जब मैं तुम्हारे बराबर था, 11 12 में पढ़ता था, तब मैंने MW ट्रांसमीटर भी बना लिया था और FM ट्रांसमीटर भी बना लिया था। यूज था कुछ एप्लीकेशन। तो MW ट्रांसमीटर बनाया था, बहुत सिंपल था, एक सेल था, एक कैपेसिटर था, एक कंडेंसर माइक था। कंडेंसर माइक भी नहीं था, स्पीकर यूज किया था माइक की तरह, स्पीकर को लगा दिया था, वही माइक का काम कर रहा था। एक ट्रांजिस्टर था उसमें, एक रेजिस्टेंस था। तो इसकी जो रेंज थी वो थी 2 फीट। यहाँ ट्रांसमीटर रखा, यहाँ रेडियो रखो, बिना तार के कनेक्शन के रेडियो में इस स्पीकर में जो कुछ बोलेंगे रिवर्स फंक्शन कर रहा है, स्पीकर माइक का काम कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बोलेंगे पर्दा वाइब्रेट करेगा, पर्दा वाइब्रेट करेगा तो उसमें जो कॉइल लगी हुई है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे, तो सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाएगा। तो वो आवाज रेडियो पर आती थी बिना तार के MW बैंड पर वो 2 फीट रेंज थी। तो उस समय क्या होते थे, पानी के पाइप होते थे लोहे के, गैल्वेनाइज्ड। आजकल प्लास्टिक के हो गए सब। तो मैंने क्या किया, उसके एंटेना को पानी के पाइप से जोड़ दिया, तो एंटेना का साइज बड़ा हो गया। अब पूरे घर में कहीं पर भी रेडियो को रखो, उसका ट्रांसमिशन मिल रहा था, यानी रेंज बढ़ गई। तो ऐसे FM ट्रांसमीटर भी बनाया था। FM ट्रांसमीटर बटन सेल यूज करके उससे चलाया था। तो बहुत छोटा था, इस साइज का, जिसमें कंडेंसर माइक आ गया, ये वाला जो सिग्नल पिक करेगा। इसके सर्किट में कुछ 7 या 8 रेजिस्टेंस लगाने पड़े थे, बिल्कुल कॉम्पैक्ट वे में लगाया इसको, एक कैपेसिटर और 3 बटन सेल, इतना सा। इसका क्या यूज किया, इंजीनियरिंग कॉलेज में वाइवा होता है, तो बच्चों को बुलाते हैं बारी बारी से, वाइवा पूछते हैं, सेशनल के मार्क्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जिनका नंबर पहले आ जाता उनके साथ वो माइक अंदर भेज देते थे। एनके गुप्ता सर को जानते हो, उन्होंने पढ़ाया हुआ है मेरे को। स्ट्रेस स्ट्रेन में बुला देते थे वो, स्ट्रेस स्ट्रेन पूछ के आज भी याद है। स्ट्रेस और स्ट्रेन की डेफिनेशन आती है 11 उसमें भी आती है, मतलब इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में भी आती है। तो इलास्टिसिटी वापस में आएगा। तो हम क्या करते थे, सर जब वाइवा ले रहे होते तो अंदर माइक भेज देते थे किसी बच्चे के साथ। फिर वो टीचर लोग जो भी सवाल पूछ रहे होते थे, हम बाहर तैयारी कर लेते थे, क्योंकि रेडियो पे सुन लेते थे। सेशनल में इंटरनल होते थे वो सेशनल, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल सेशनल। इमेज बनती थी उससे, मार्क्स नहीं थे, इमेज बनती थी, रेपुटेशन बनती थी कि हाँ ये बच्चे इंटेलिजेंट है, ये बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है। तो अब मैं बात कर रहा था पावर रेडिएटेड बाय एंटेना। तो दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास है वो लैम्डा को कम करो। लैम्डा को कम करेंगे मतलब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे। फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है तो उसका मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूलेशन। तो अगेन दूसरा फैक्टर, पावर रेडिएटेड बाय एंटेना। अगर हम चाहते हैं ज्यादा हो तो हमें हायर फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिशन करना पड़ेगा। तो हायर फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिशन करने के लिए मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा। तो ये फिर से इंडिकेट कर रहा है नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। तीसरा फैक्टर, तीसरे नंबर पर है ओवरलैपिंग ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम डिफरेंट ट्रांसमीटर। अलग अलग ट्रांसमीटर जब ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उनके सिग्नल्स के ओवरलैप होकर मिक्सिंग होने के चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने तुमसे कहा तुम 2-2 जनों का ग्रुप बनाओ और बातचीत शुरू कर दो। तुमने बातचीत शुरू कर दी। सब लोग जो बातचीत कर रहे हैं वो किस रेंज में कर रहे हैं, गाना कोई नहीं सुना रहा, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा रहा, यानी सब बातचीत कर रहे हैं 300 से 3100 हर्ट्ज। तो कितनी बैंडविड्थ हुई, 2800। तो आवाजें आपस में मिक्स होने लगेंगी, एक के बाद दूसरे को समझ में नहीं आएगी दूसरी आवाज के कारण, क्योंकि वो भी उसी फ्रीक्वेंसी रेंज में है। तो अब 2 जने चिल्लाना शुरू करेंगे तो बाकी भी चिल्लाना शुरू करेंगे, धीरे धीरे सब चिल्लाना शुरू करेंगे, क्योंकि सब अपनी बात सुनाना चाहेंगे। तो सब्जी मंडी वाला माहौल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ओवरलैपिंग, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, ओवरलैपिंग ऑफ सिग्नल। पर हम जानते हैं जंगल में जितने लोग तुम यहाँ पे बैठे हो, इससे ज्यादा प्रजाति के जीव मौजूद हैं, मच्छर से लेकर शेर तक, और उनको कम्युनिकेशन में कभी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है।
झिंगुर झिंगुर से बात करता है, तोता तोते से करता है, शेर शेर से, गधा गधे से, सब इंडिविजुअल, उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? बैंडविड्थ इज वेरी लार्ज, बैंडविड्थ ज्यादा होने की वजह से ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर क्या प्रॉब्लम आई थी? बैंडविड्थ कम थी। तो अगर हम चाहते हैं बैंडविड्थ ज्यादा हो, फिर एक एग्जांपल से समझो। एक आदमी शेयर खेलता है, यानी सट्टे में या जुआ भी खेलता है या शेयर खेलता है, शेयर भी गेम है। तो अगर वो हजारों में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका प्रॉफिट या लॉस हजारों में है। अगर वो लाखों में इन्वेस्ट कर रहा है तो प्रॉफिट या लॉस लाखों में है। करोड़ों में कर रहा है तो करोड़ों में। इसका मतलब अगर हम हायर फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिट करेंगे तो बैंडविड्थ भी हायर होगी, लोअर फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिट करेंगे तो बैंडविड्थ भी लोअर होगी। फॉर एग्जांपल कोएक्सियल केबल फ्रीक्वेंसी कम हैंडल कर सकता है गीगाहर्ट्ज में, 18 गीगाहर्ट्ज एट द मोस्ट, तो उसकी बैंडविड्थ भी कम है मेगाहर्ट्ज में। और वो जो ऑप्टिकल फाइबर है वो हाई लेवल पे टेराहर्ट्ज में डील करता है, तो टेराहर्ट्ज में डील करता है तो उसकी बैंडविड्थ गीगाहर्ट्ज। कुल मिलाकर हमें अगर बैंडविड्थ ज्यादा चाहिए तो हमें हायर फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल भेजना पड़ेगा। हायर फ्रीक्वेंसी यूज करनी पड़ेगी, मतलब वी हैव टू गो फॉर मॉड्यूलेशन। तो ये तीन फैक्टर हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। ये तुम्हारे माइंड में एकदम क्लियर हो जाने चाहिए। साइज ऑफ एंटेना, पावर रेडिएटेड बाय एंटेना, ओवरलैपिंग ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम डिफरेंट ट्रांसमीटर्स। एज इट इज ऐसे कैसे तीनों पॉइंट लिख सकते हो। एक नंबर में पूछा जाए, 3 नंबर में पूछा जाए डिस्क्रिप्शन लिख दो। तो डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड या की पॉइंट क्या है? ये कैलकुलेशन फर्स्ट वाले में, दूसरे वाले में फॉर्मूला L/λ का स्क्वायर, तीसरे वाले में तुम बता सकते हो बैंडविड्थ ज्यादा होने पर ज्यादा सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हो। अपने लैंग्वेज में एग्जांपल भी दे सकते हो। इससे आगे की बात करते हैं। हमने तय कर लिया मॉड्यूलेशन तो करना ही पड़ेगा, मॉड्यूलेशन नेसेसरी है, ये तय हो गया। तो मॉड्यूलेशन हम कैसे करें, किसका करें? तो डायग्राम देखो, दो डायग्राम बने हुए हैं, एक तो है साइनोसॉइडल वेवफॉर्म और एक है पल्स, दोनों मिल गए। अगर मैं कैरियर वेव CT की तरह इसकी जगह पर यूज करता हूं इन दोनों में से किसी को, इसके साथ मिक्स करता हूं। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दिया था, मैं ऑटो में बैठा, ये ऑटो है, ये मैं जब ऑटो में बैठा तो सीट दबी, यानी ये जो कैरियर है इसका कोई ना कोई एट्रीब्यूट चेंज होगा। अगर ये साइनोसॉइडल है तो कौन कौन सा एट्रीब्यूट चेंज हो सकता है? अगर एम्पलीट्यूड चेंज हो गया, फ्रीक्वेंसी सेम रह रही है, एम्पलीट्यूड चेंज हो गया तो बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, एम्पलीट्यूड सेम रह गया तो बोलेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फेज चेंज हो गई, बोलेंगे फेज मॉड्यूलेशन। अगर पल्स है तो पल्स का कौन कौन सा एट्रीब्यूट चेंज हो सकता है? पल्स का एम्पलीट्यूड चेंज हो गया तो बोलेंगे PAM, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पल्स की विड्थ चेंज हो गई या ड्यूरेशन तो बोलते हैं PDM, पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन, या PWM, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, एक ही बात है। पल्स की पोजीशन शिफ्ट हो गई तो बोलते हैं PPM, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। पर ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। हाँ, MP बोर्ड वाले कोई बच्चे हैं तो उनको तैयार करना है, बाकी किसी को भी पल्स वाले मॉड्यूलेशन तैयार नहीं करना है। ठीक है, हमें तैयार करना है साइनोसॉइडल वेवफॉर्म वाला मॉड्यूलेशन, और उसमें भी सिर्फ दो, फुल डिटेल में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंट्रोडक्टरी लेवल का, और फेज मॉड्यूलेशन बिल्कुल भी तैयार नहीं करना। क्लियर? पेज चेंज करो, अगले पेज पे आ जाओ। एक डायग्राम है, अब तुम सभी को ये डायग्राम या तो किताब में पीछे खाली पेज है नोट्स वाला, वहां बनाओ, नहीं तो कॉपी खोल के वहां बनाओ, बनाना जरूरी है। या तो किताब में बनाना है तो नोट्स वाले पेज पे बना लो, और नहीं तो कॉपी खोल के कॉपी में ड्रॉ करो लॉजिकल सीक्वेंस में। जब तुम्हारे जैसे कंपटीशन तैयार करने वाले बच्चे, उनसे इस तरह का डायग्राम बोर्ड में पूछ लिया जाता है और वो अवेयर नहीं होते, जो कम अवेयर बच्चे होते हैं वो इस डायग्राम को कैसे बना के आते हैं? ऐसे बना के आ जाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं हाँ डायग्राम बना दिया, पूरे नंबर मिलने चाहिए। दिस इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। तुमसे कहा जाता है एग्जाम में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव बना के बताओ,
ऐसे बना दो, तो ये नहीं चल पाएगी, इसमें 0 मिलेगा। एग्जैक्टली तुम्हें क्या बनाना है उसकी प्रैक्टिस करो, मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल प्रोसेस समझा रहा हूं। जो डायग्राम तुम्हें दिखाई दे रहा है बुक में, उसमें जो 5वें नंबर पर है लास्ट वाला, उसको क्रॉस कर दो, साइड में छोटा सा क्रॉस लगा दो। वो फेज मॉड्यूलेशन वाला वो है भी गलत, एनसीईआरटी में गलत बना हुआ है और तुम्हें तैयार भी नहीं करना। फेज मॉड्यूलेशन इज नॉट इन सिलेबस। बाकी हम तैयार करेंगे। बचे हुए 4 में 2 तो कौन से हैं? एक एम्प्टी है, सीटी है, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है और एक कैरियर मॉड्यूलेटेड वेव है। एनसीईआरटी में जो सीक्वेंस है सबसे ऊपर सीटी बनाया हुआ है कैरियर वेव को, उसके बाद बनाया हुआ है एम्प्टी। मैं सीक्वेंस चेंज कर रहा हूं, मैं एम्प्टी सबसे पहले बनाऊंगा फिर सीटी बनाऊंगा, तुम भी ऐसा ही करो। एक के नीचे एक आएगा डायग्राम, नीचे जगह चाहिए, दाएं बाएं नहीं बना सकते, बिल्कुल मैच करते हुए बनाने होंगे। दिस इज ओरिजिनल मैसेज सिग्नल, जिसको हम बेस बैंड सिग्नल या फिर मॉड्यूलेटिंग वेव के नाम से जानते हैं। इट इज मॉड्यूलेटिंग वेव, और क्या कह सकते हैं, और कह सकते हैं बेस बैंड सिग्नल, ओरिजिनल सिग्नल, लो फ्रीक्वेंसी। कम से कम 2 वेवफॉर्म बनाने ही हैं, कोशिश करो सिमेट्रिकल बन जाए, एटलीस्ट 2 वेवफॉर्म्स। उसके बाद इसकी इक्वेशन भी लिखनी है। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूं m function of t equal to am amplitude times sin omega m into t. Omega m is angular frequency. This is amplitude, पॉजिटिव में am, नेगेटिव में माइनस am। तो क्या ये इक्वेशन इस वेव की है या ये वेव जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रही है उसकी है? ये वेव जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रही है, ऐसे जब की इक्वेशन है तो तुम्हें पता है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की नहीं है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रही है उसको दिखाया। इसके बाद मैं बनाता हूं कैरियर वेव, इसी के नीचे मैच करते हुए। जब भी तुम कोई डायग्राम बनाते हो अपनी एंट्रोपी कम कर लिया करो। अगर तुम्हारी एंट्रोपी कम होगी तो डायग्राम सुंदर दिखेगा, अच्छा बनेगा। एंट्रोपी यानी डिसऑर्डर। यहां पर मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं सीटी यानी कैरियर वेव। अगर मैं इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखता हूं तो बनेगी CT इक्वल टू AC इसका एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम वैल्यू, साइन ओमेगा C इसकी फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं दिखाना चाहता हूं कि इसकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग वेव से इतनी ज्यादा है कि उसकी 4 टाइम्स है, 4 गुना है, वैसे कहीं ज्यादा हो सकती है, बट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आसानी से हमें चीजें समझ में आ जाए, उसके लिए मैं सिर्फ 4 गुना ज्यादा बनाकर दिखाना चाह रहा हूं। तो मैं प्रोजेक्शन लेता हूं, वर्टिकल प्रोजेक्शन, ऊपर से पूरा नीचे तक ले जाऊं, जहां जहां एम्प्टी में चेंज आ रहा है, हर उस पॉइंट से जहां पर एम्प्टी में चेंज आ रहा है, वर्टिकल प्रोजेक्शन। अब जितने टाइम में इसका एक वेवफॉर्म कंप्लीट हो रहा है, तो इससे 4 गुना फ्रीक्वेंसी वाली वेव के कितने वेवफॉर्म कंप्लीट हो जाने चाहिए? 4। तो इसके आधे में 2, तो यहां तक 2 कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो उसका भी सेंटर मार्क कर देता हूं मैं, जहां तक एक खत्म हो जाना चाहिए, एक वेवफॉर्म, ये मैंने सेंटर मार्क किया। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं बड़े आराम से बना रहा हूं, तुम साथ साथ में बनाते चलो, इंतजार मत करना।
कि मैं पूरा खत्म करूं फिर बनाओगे, नहीं, साथ साथ नहीं बनाना है। These are amplitudes, AC पॉजिटिव में, नेगेटिव में AC। रेफरेंस लाइन खींच दी मैंने यहीं से, जो डायग्राम बनाने में हेल्पफुल रहेगी, जो लिमिट्स बता रही है मुझे कि जो वेवफॉर्म है वो इन लिमिट्स के भीतर भीतर रहेगा। पूरी ग्रिड लाइन हमको मिल गई, ग्राफ मिल गया एक तरह से। तो अब मैं वेवफॉर्म बनाता हूं, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव। मुझे पता है यहां एक वेवफॉर्म खत्म करना है, फिर अगले को यहां खत्म करना है। 2 वेवफॉर्म आ गए आधे में, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई इससे 4 गुना। सेम लॉजिक को एक्सटेंड करके बाकी बना दूंगा, यहां तक एक खत्म, फिर यहां तक दूसरा, एंड सो ऑन। तो ये है हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, और हम ये भी बता सकते हैं कि उसके कंपैरिजन में इसकी फ्रीक्वेंसी 4 गुना है, 4 टाइम्स। अब इन दोनों को सुपर इंपोज करना है। सुपर इंपोज इस तरह से करना है कि एम्पलीट्यूड का मॉड्यूलेशन हो जाए, फ्रीक्वेंसी सेम रहे। नहीं, AC इज डिफरेंट फ्रॉम AM। हम ये अजम्पशन लेकर चल रहे हैं, here AC is greater than AM। तो जो नई वेव तीसरी बनेगी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, उसका लॉजिक क्या है उसे बनाने, वो समझोगे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, खाली मॉड्यूलेटेड भी कह सकते हैं, वेव। अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करो, C सबस्क्रिप्ट M फंक्शन ऑफ टाइम, CMT, इससे दिखाऊंगा। इक्वेशन हो जाएगी, जो एम्पलीट्यूड था कैरियर का, उसके अलावा इसमें चेंज आएगा, इसके अकॉर्डिंग मॉड्यूलेटिंग वेव के हिसाब से चेंज आएगा। तो एम्पलीट्यूड की जगह जो टर्म आएगी उसमें AC प्लस AM साइन ओमेगा MT। फ्रीक्वेंसी वही रहेगी जो कैरियर की है, यानी ये टर्म ऐसे की ऐसे रहेगी, साइन ओमेगा CT। इससे देखने पर पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा C है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2 पाई न्यू C में न्यू C, ओमेगा C इक्वल टू 2 पाई न्यू C। जबकि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम अगर देखो, जब साइन 1 हो जाएगा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। जब ये टर्म 1 हो जाएगी तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा AC प्लस AM, और जब ये -1 हो जाएगी तो AC माइनस AM। तो मैं बाउंड्री लाइंस मार्क करता हूं। सबसे पहले मुझे रेफरेंस चाहिए AC, दिस इज AC, प्लस में माइनस में, फिर इसमें AM जोड़ दिया तो वो लिमिट हुई AC प्लस AM। ऐसे नीचे किया AC प्लस AM, सामने माइनस लगा सकते हैं बिकॉज नेगेटिव है। लोअर लिमिट निकालने के लिए AC में से AM को सब्ट्रैक्ट कर दिया, लिमिट मिल गई। दिस इज AC माइनस AM, AC माइनस AM इन नेगेटिव। ग्रिड लाइंस बना देते हैं पूरी, जिससे लिमिट्स पता चल जाएंगी। ग्रिड लाइंस खींच दो। अब इसके बीच में डायग्राम बनाना है। तो उस डायग्राम को बनाने का जो लॉजिक है वो तुम्हें समझना है। AC को ओरिजिन मानते हुए ये जो पैटर्न है, क्योंकि मिनिमम एम्पलीट्यूड AC माइनस AM है, तो रेफरेंस तो क्या ओरिजिन का AC है,
क्योंकि मैक्सिमम है AC प्लस AM, AM ऊपर तक जाएगा, AM नीचे तक जाएगा, तो स्टार्टिंग AM AC से हो, दिस इज ऑरिजिन। ये पैटर्न ऐसे कैसे मैं कॉपी मार देता हूं, यहाँ पे कॉपी कर दिया वेव फॉर्म, मॉड्यूलेटिंग वेव को यहां पर ऐसा कैसा कॉपी किया, फिर नीचे -AC में 180 फेज शिफ्ट के साथ, जैसे तो मान लो ये नॉट गेट को इनपुट में दे रहे हो, तो नॉट गेट का आउटपुट कैसा हो जाएगा, क्रेस्ट की जगह ट्रफ हो जाएगा, ट्रफ की जगह क्रेस्ट, तो इसका उल्टा करके नीचे कॉपी कर दो, क्रेस्ट को ट्रफ में बदल दो, ट्रफ को क्रेस्ट में। ये जो बनाया अभी मैंने, ये कोई वेव नहीं है, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का खोल है, एनवलप, आउटर बाउंड्रीज है उसकी। अब इसके अंदर मैं बनाऊंगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, ये बाउंड्रीज है उसकी, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है। मुझे पता है फ्रीक्वेंसी उतनी की उतनी ओमेगा सी, उसका मतलब इतने टाइम में 2 वेवफॉर्म कंप्लीट होने चाहिए, इतने टाइम में फिर 2, तो यहां से यहां तक में 2 वेवफॉर्म कंप्लीट होने चाहिए, सेंटर मार्क करेंगे सबके इनके इन पॉइंट्स पर वेवफॉर्म कंप्लीट होने चाहिए, जिसकी बाउंड्री कौन तय करेगा, जो बना दिया है, ये बाउंड्री है उसकी, एक वेवफॉर्म, दूसरा। तो अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो तो तुम्हें पता चल रहा है, अब जो ब्लू कलर से मैं बना रहा हूं वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, जिसका एम्पलीट्यूड वहां ज्यादा हो गया जहां क्रेस्ट आ रहा है, वहां कम हो गया जहां ट्रफ आ रहा है, यानी इसके एम्पलीट्यूड में इसके हिसाब से मॉडिफिकेशन हो गया, चेंज प्रोड्यूस हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जबकि फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं है, फ्रीक्वेंसी वही है जो कैरियर की है, बस एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। जो बात नहीं समझ में आई पूछ। डायग्राम कुछ वैसे ही 11th क्लास में तुमने बीट फॉर्मेशन पढ़ा था, बीट्स बनते थे, कुछ मिलता जुलता डायग्राम। क्या नहीं, बाउंड्रीज बताया ना मैंने, क्यों जो एम्पलीट्यूड है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए, जहां इसमें क्रेस्ट आ रहा है वहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए, वहां पे एम्पलीट्यूड होना चाहिए AC प्लस AM, तो कब होएगा, जब ऐसे बनाएंगे AC प्लस AM, और जहां पर इसमें ट्रफ आ रहा है वहां मिनिमम होना चाहिए AC माइनस AM। इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव बनानी है तुमको, वो तुम्हें खुद ही पूरा बनानी है, तो उसमें डायग्राम में देखो, लॉजिक पता करने की कोशिश करो किस लॉजिक से बनाया गया है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव। अगर तुम्हें ये लॉजिक समझ में आ गया तो वो लॉजिक तुम खुद प्रेडिक्ट कर सकते हो। जहां पे क्रेस्ट आ रहा है वहां फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, वेवफॉर्म पास आ गया, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। जैसे स्प्रिंग में होते हैं कंप्रेशन रेयरफेक्शन, और जब ट्रफ आ रहा है वहां दूर हो गए, वहां फ्रीक्वेंसी कम हो गई। एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, कैरियर की सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, तो वो तुम्हें अपने आप बनाना है, आराम से अपने आप ड्रॉ कर लेना। मैं इससे आगे पढ़ा रहा हूं तुमको, हम इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखने वाले, बना लो, आराम से बना लो, कुछ चीजें मैं बोल रहा हूं सुनते जाओ, बनाते जाओ। इस डायग्राम के नीचे एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, वो पैराग्राफ में तुम पढ़ोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि पल्स वाले मॉड्यूलेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वो मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूं, और कोई डिटेल उसमें काम की नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आ जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, आर्टिकल 15.8, वो हमें तैयार करना है, उसमें कुछ मैथमेटिकल डिटेल है, उसको समझना है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कैसे हो रहा है वो हमें समझना है। ये एक तरीका बताया तुम्हें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का।
यहां तक तुम्हें समझ में आ गया सीएमटी को कैसे लिखा है? अगर मैं इसकी अगली स्टेप लिखूं तो मैं इसमें से AC अगर कॉमन ले लेता हूं तो अंदर मेरे पास बचता है 1 प्लस AM अपॉन AC टाइम्स साइन ओमेगा MT इनटू साइन ओमेगा CT। फिर मैं यहां पे एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस करता हूं जो तुम्हें याद रखना है। दिस AM over AC is nothing but mu known as modulation index और modulation factor। इसको हम modulation index या modulation factor के नाम से जानते हैं। कभी कभी इसको कहते हैं amount of modulation। amount of modulation अगर तुमसे बोले 50% है तो 50% का मतलब AM upon AC is half। तुमसे बोले amount of modulation is 75% तो AM upon AC कितना हुआ 3/4। ये इसका मतलब। तो अगले पेज पर एक डिटेल लिखी हुई है मॉड्यूलेशन इंडेक्स को लेकर, वहां तुम्हें अंडरलाइन करना है, उस पे क्वेश्चन पूछे गए ऑलरेडी। मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 रखते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तुमसे पूछते हैं क्यों, तो तुम्हारा जवाब उसमें होता है जो लिखा हुआ आगे, टू अवॉइड डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन अवॉइड करने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो फिर सवाल उठता है डिस्टोर्शन आएगा कैसे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टोर्शन हियर? तो उसको समझ लो, डिस्टोर्शन का मतलब क्या है। देखो अगर AM बढ़ते बढ़ते AC के बराबर हो गया तो इस डायग्राम में क्या चेंज आने वाला है? ये टच हो जाएगी यहाँ पे, AM माइनस AC 0 हो जाएगा, AC माइनस AM 0 हो जाएगा। तो ये पैकेट सा दिखेगा, एक पैकेट फिर दूसरा पैकेट। अगर तुमने कॉन्ट्रा वीडियो गेम खेला हो तो उसमें जो पावर वाला पैकेट होता था वैसा कुछ दिखेगा। बहुत जल्दी समझ में आ गया। तो उससे आगे की बात करें, यहां तक तो ठीक है, पैकेट दिख रहा है, वेव चलती हुई दिख रही। अगर AM AC से बड़ा हो गया तो यहाँ वेव उल्टी हो जाएगी, रिवर्स। इधर का हिस्सा उधर चला जाएगा, उधर का हिस्सा नीचे आ जाएगा। इट इज कॉल्ड डिस्टोर्शन। वेव में डिस्टोर्शन आ जाएगा। अगर ऐसे समझ में आ गया डिस्टोर्शन कैसे आएगा तो ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आया तो एक और तरीका बताता हूं, दूसरा तरीका समझो। देखो यहां से यहां तक है AC और इसके ऊपर है इतना AM। अभी AM छोटा है, AC बड़ा है। जैसे किसी आदमी का धड़ बड़ा होता है और सर छोटा होता है, तो अब वो जब चल रहा है तो बैलेंस है। अगर AM बड़ा हो जाए AC से, ठीक है, हम्टी डम्टी, AM बड़ा है, सर बड़ा है, धड़ छोटा है। अब जब वो चलेगा तो उसका सिर ऐसे ऐसे हिलेगा, अनबैलेंस। सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो गया ऊपर, तो डिस्टॉर्शन आ जाएगा। ये वेव जब चलेगी तो ऊपर जो क्रेस्ट है वाइब्रेट करेगा, डिस्टॉर्शन आ जाएगा। क्लियर? इसलिए हम म्यू लेस देन इक्वल टू 1 रखते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते। आगे मैथमेटिक्स लगाओ। अगली स्टेप इसकी क्या आएगी? AC को मल्टीप्लाई करके 2 टर्म आ गए यहाँ पे हमारे पास। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाया, देखो किताब में। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाकर जो हमें नई इक्वेशन मिलेगी 15.5, वो तुम स्टार मार्क कर लो, तुम्हें 15.5 का फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए माइंड में। इस इक्वेशन में कुल मिलाकर 3 टर्म्स आ रही हैं। उनमें से 2 टर्म्स में एम्पलीट्यूड है म्यू टाइम्स AC/2 और एक टर्म में एम्पलीट्यूड है AC। जिसका एम्पलीट्यूड है AC उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा C, और जिसका एम्पलीट्यूड म्यू AC/2 है, उनमें से एक की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा C प्लस ओमेगा m और एक की ओमेगा C माइनस ओमेगा m। इनको रिस्पेक्टिवली हम बोलते हैं साइड बैंड्स। मेन फ्रीक्वेंसी ओमेगा C प्लस ओमेगा m, अपर साइड बैंड USB। कंफ्यूज मत होना, ये कंप्यूटर वाला USB नहीं है, वो था यूनिवर्सल बस सीरियल। ये USB अपर साइड बैंड। और एक है ओमेगा C माइनस ओमेगा m, वो है लोअर साइड बैंड। तो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव हमको मिलती है उसकी पहचान ये है, उसमें 3 फ्रीक्वेंसीज तुमको मिलेगी। एक मिलेगी ओमेगा C, एक मिलेगी ओमेगा C प्लस ओमेगा m, एक मिलेगी ओमेगा C माइनस ओमेगा m। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ की मदद से। उस ग्राफ को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम।
अभी मानते जाओ, फैमिलियरिटी कम है, मानते जाओ ऐसा कुछ होता है। तो वो जो तुम्हें 3 लाइनें खींची हुई दिख रही हैं, उसका लॉजिक जो है सिंपल सा है। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। इसमें हमने क्या दिखाया, जो टर्म जिसका एम्पलीट्यूड है AC, तो सबसे बड़ी लाइन है फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी बीच की, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है तो म्यू AC/2 छोटी वाली लाइन है, और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम है तो भी म्यू AC/2। इसको तुम मैच करवा सकते हो जो तुम अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ के आए थे ग्राफ, F1 एंड F2 हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, F2 माइनस F1 इज बैंडविड्थ। यहां पर भी क्या है, USB माइनस LSB इज कॉल्ड बैंडविड्थ। तो USB माइनस LSB का मतलब क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम आ जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम इज बैंडविड्थ। अगर कोई सिग्नल है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, फॉर एग्जांपल 20 किलोहर्ट्ज वॉइस सिग्नल, कितनी बैंडविड्थ चाहिए इसको, ओमेगा एम इज 20 किलोहर्ट्ज। सही बोला क्या मैंने? नहीं, FM इज 20 किलोहर्ट्ज, उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो ओमेगा बनेगा। तो FM इज 20 किलोहर्ट्ज, तो बैंडविड्थ कितनी चाहिए, ट्वाइस ऑफ FM, 40 किलोहर्ट्ज चाहिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो सॉल्व करो, सॉल्व एग्जांपल, उसको पढ़ के देखो क्या क्या तुम्हें समझ में आ रहा है। अभी तक जो सीखा उसमें तुमको क्या क्या समझ में आ रहा है। कोई भी रेडियो स्टेशन है जैसे 92.7, तो 92.7 तो है मेन फ्रीक्वेंसी, कैरियर फ्रीक्वेंसी, उसके पास रहेंगे उसके साइड बैंड्स। तो अगर उनमें कोई दूसरा स्टेशन भी ओवरलैप कर रहा है, उसके साइड बैंड और इसके साइड बैंड अगर ओवरलैप कर गए, तो फिर वो चुटकुला बन जाएगा अमिताभ बच्चन की फिल्म वाला, थोड़े टाइम बाद रेडियो घूम जाता है, पहले योगासन की विधि फिर पकवान बनाने की विधि, वो चुटकुला बन जाएगा। यानी एक ही जगह पर कुछ समय एक रेडियो स्टेशन का प्रोग्राम आएगा, फिर दूसरे। तो अगर ऐसी ओवरलैपिंग ना हो, ऐसा हम चाहते हैं, तो साइड बैंड शुड बी फार अपार्ट, ये साइड बैंड दूर दूर होने चाहिए। देखो वो क्वेश्चन, साइड बैंड कैसे कैलकुलेट करना है, क्या स्किल रिक्वायर्ड है, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर तुम कभी कंफ्यूज हो जाओ फॉर्मूले में कि AC/AM है कि AM/AC, तो सिंपल सा लॉजिक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमेशा 1 से 1 या 1 से कम होगा। तो जो बड़ी वाली क्वांटिटी है AC हमेशा बड़ा होगा, वो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, छोटी वाली क्वांटिटी AM छोटा होगा, वो न्यूमरेटर में आएगा। तो वोल्टेजेस तुम्हें दी हुई हैं, वो वोल्टेजेस रेस्पेक्टिवली AM और AC हैं। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स पता चल गया। दूसरी जो स्किल चाहिए इसमें, तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए, यूनिट जब सेम होगी तभी तुम क्वांटिटीज को जोड़ या घटा सकते हो। तो तुमने देखा दोनों फ्रीक्वेंसी को किलोहर्ट्ज में बदला हमने जोड़ने घटाने के लिए, क्योंकि एक डेटा मेगाहर्ट्ज में था, या तो दोनों को मेगाहर्ट्ज में बदलते या तो दोनों को किलोहर्ट्ज में। ये स्किल चाहिए, ये क्वेश्चन आ चुका बोर्ड में, 2 बार पूछ लिया अब तक। कोई डाउट है यहां तक तो पूछो, क्लियर है? थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कल उसको मैं रिपीट कर दूंगा, फैमिलियरिटी बढ़ जाएगी। ये हमने सीखा मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है कैसे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव किस तरह की होगी, मैथमेटिकली उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वेशन 15.5। अब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है 15.9, उसमें है प्रोडक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। तो उसमें लिखा हुआ है शुरू में, उसको तुम पढ़ सकते हो एज इट इज, ए कंसेप्चुअली सिंपल मेथड। यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन प्रोड्यूस करने के कई मेथड हो सकते हैं, उनमें से एक मेथड जो थोड़ा आसान है, वो मेथड डिस्क्राइब किया है, जो इससे डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है वो समझना है। सर्कल दिख रहा है, ब्लॉक डायग्राम देखो, सर्कल में प्लस बना हुआ है, एक साइड से आ रही है एम्प्टी मैसेज सिग्नल, एक साइड से CT कैरियर वेव, ये जो है ट्रांसमीटर, मिक्सिंग हो रही है इसमें, दोनों को मिक्स किया, सुपर इंपोज कर दिया, सुपर इंपोज करके जो नया सिग्नल बना उसको दिखाया XT। हम ये चाहते हैं कि इक्वेशन 15.5 वाला फॉर्मेट हमें मिले। अब ये जो XT बनाया हमने अलग तरह से बनाया इस बार। यहां देखो XT कैसे बनाया था, ऐसे बनाया था, AC प्लस, इसी के अंदर एम्पलीट्यूड जोड़ दिया था,
पेज पलट के जाओ, देखो xt कैसे बनाया था। उन्होंने xt इस तरह से बनाया है। किस तरह से? तुम फैमिलियर हो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं तो y इक्वल टू क्या होता है? y1 प्लस y2। यहां पे कैसे बनाया है? am sin ओमेगा mt प्लस ac sin ओमेगा ct, उसको बनाया xt। अब इसको एक डिवाइस में से पास किया, वो डब्बा जिसका नाम है स्क्वायर लॉ डिवाइस। जो नाम है वही काम है। स्क्वायर लॉ डिवाइस क्या करेगा? सिग्नल को स्क्वायर कर देगा। तो उसने सिग्नल को स्क्वायर कर दिया, नया सिग्नल बन गया y फंक्शन ऑफ t। और उसका जो एक्सप्रेशन ब्लॉक डायग्राम में लिखा हुआ है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। पहचानो क्या मिस्टेक है? स्क्वायर जो है t पर लगा दिया है। कहां पर होना चाहिए? x पर होना चाहिए। करेक्शन करो। जब हम ये फंक्शन बनाते हैं y, पीछे चले जाओ वापस, पीछे पेज पे देखो, y में इतनी बड़ी इक्वेशन आ गई स्क्वायर करने पर, ट्रिग्नोमेट्री लगाकर 3 लाइन में जाकर वो इक्वेशन पूरी हो रही है 15.8। हाँ, उसमें भी करेक्शन है। उसमें जो डीसी टर्म आ रही है शुरू में c टाइम्स a स्क्वायर बाय 2, वो नीचे लिखी हुई है सही तरीके से, c बाय 2 बाहर, ac स्क्वायर प्लस am स्क्वायर अंदर। तो वो करेक्शन कर लो उसमें। ये वाली टर्म है जो पहली टर्म आ रही है इक्वेशन 15.8 में, c टाइम्स am स्क्वायर बाय 2 प्लस अलग से लिखा हुआ है ac स्क्वायर, एक्चुअली में ब्रैकेट बना लो उसमें, c बाय 2 बाहर कॉमन है, ac स्क्वायर प्लस am स्क्वायर। इस तरह से होगी ये वाली टर्म। ये ना, इसको इसके जैसा बनाओ। ओके, कल फिर बताऊंगा, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई ट्रेन नहीं छूटी। इससे आगे कल पढ़ते हैं, काफी आज 7 तारीख से 11 तारीख तक मैं यहाँ पर नहीं हूँ, ठीक है, कोटा में नहीं हूँ। कल के बाद अगली क्लास तो वेडनेसडे को आओगे, रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, खत्म हो जाएगा विद क्वेश्चन आंसर। तो सप्लीमेंट अगर तुम्हारे पास है तो सप्लीमेंट